एपिसोड 3। दोस्तों आप सभी प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट कीजिए। कहानी अब आगे। राज के हाथों से जैसे ही वो फूलों वाला वाश गिरता है उसकी आवाज सुनते ही समीर और मालती दोनों हड़बड़ाकर खड़े हो दरवाजे के तरफ मुड़ देखने लगते हैं और जैसे ही समीर राज को देखता है थोड़ा हैरानी से बोल पड़ता है, छोटे तुम यहाँ आओ, अंदर आओ, वहां पर क्यों खड़े हो। समीर के बुलाने पर राज थोड़ा सॉरी फील करते हुए बोलता है, सॉरी भाई, वो मेरी वजह से आप दोनों का ये टाइम खराब हो गया। वैसे मैंने ये जानबूझकर नहीं गिराया, दरअसल मैं वॉशरूम जा रहा था और शायद गलती से राइट जाने की जगह लेफ्ट आ गया और यहाँ पर पहुँच गया। वैसे आप दोनों बातें करो, मैं जाता हूँ। राज ये बोल वहां से जैसे ही जाने के लिए मुड़ा तभी मालती बड़े ही आदर के साथ बोली, एक मिनट राज, आपको शायद वॉशरूम नहीं मिलेगी, दरअसल वॉशरूम इस तरफ है ही नहीं। मैं एक काम करती हूँ समीर जी, इन्हें मैं खुद वॉशरूम दिखा देती हूँ, आप तब तक नीचे जाकर बैठिए, मैं भी आती हूँ। नहीं नहीं होने वाली भाभी जी, मैं खुद चला जाऊंगा। और मैंने देखा नहीं है तो क्या हो गया, मैं ढूंढ लूंगा राज, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसे ढूंढ नहीं सकता। हाँ मगर ये मेरा घर है तो मैं आपको बता देती हूँ, आप चलिए मेरे साथ। मालती के ये कहने पर अभी राज और कुछ बोलता तभी समीर बोल पड़ा, हाँ छोटे मालती जी सही ही तो बोल रही है, तुम उनसे बहस करने की बजाय उनके साथ वॉशरूम जाओ। वैसे भी अगर तुम उनके साथ चले ही जाओगे तो कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी। समीर के बोल देने पर अब राज कुछ नहीं बोल पाया और चुपचाप मालती के पीछे जाने लगा, लेकिन मन ही मन थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, क्या समीर भाई भी न अभी तक ये उनके लाइफ में आए भी नहीं है और भाई अभी से मेरा कचरा करना शुरू कर दिए इनके सामने, भाई भी ना। ऊपर से इन्हें क्या जरूरी है मुझे वॉशरूम दिखाने का, उफो मैं इरिटेट हो रहा हूँ इनके साथ, कितनी ज्यादा बोरिंग है ये लड़की, पूरे रास्ते एकदम मुंह बंद कर चल रही है, पता नहीं भाई कैसे रहेंगे इसके साथ जिंदगी भर। राजमन में ये सब बोलते बोलते चले जा रहा था कि तभी मालती का सैंडल गलती से उसके साड़ी में उलझ गया और वो खुद को संभाल नहीं पाई और सीधे जा जमीन पर गिरने ही वाली थी कि तभी झट से आगे बढ़ राज एकदम से उसे संभालते हुए अपने बाहों में भर लेता है। मालती जैसे ही गिरने वाली थी वो डर की वजह से अपनी आंखें को जोर से बंद कर ली थी और राज उसके बंद आंखों को देखे जा रहा था। लेकिन जैसे ही वो मालती को अपने पास देखता है झट से उसे खड़ा करते हुए खुद थोड़ा दूर हो जाता है और उससे कहता है, आर यू फाइन, आप ठीक है ना। राज के पूछने पर मालती एक प्यारी सी स्माइल देते हुए बोली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वरना मुझे तो लगा कि शायद अब मैं गिर ही गई, दरअसल मुझे साड़ी पहननी आती नहीं है ना, तो इसी वजह से सैंडल उसमें उलझ गई थी। अच्छा अब मैं नीचे जाती हूँ। मालती जैसे ही ये बात बोल अपने बालों के लटों को कान के पीछे करती हुए आगे बढ़ी। राज बड़े ही आश्चर्य से पूछा, पर आपने मुझे वॉशरूम तो बताया ही नहीं, किधर है। राज की बात सुन मालती एकाएक रुक गई और राज के तरफ मुड़ मुस्कुराने लगी। मालती को इस तरह से अपने आप को देख मुस्कुराते हुए देख राज बोला, एक्सक्यूज मी होने वाली भाभी जी, आप मुझे देखकर हंस क्यों रही है। मेरे चेहरे पर कुछ लगा है क्या, या मैं कोई फनी बात कह दी जो आपको इस तरह से हंसी आ रही है। सॉरी राज, वो आपके चेहरे पर कुछ नहीं लगा है, दरअसल मुझे आपकी बात सुनकर थोड़ी हंसी आ गई। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है। मैंने सिर्फ यही बोला कि आपने मुझे वॉशरूम किधर है ये बताया ही नहीं। इसी बात पर तो मुझे हंसी आ गई राज, क्योंकि मैंने आपको वॉशरूम के बाहर छोड़ दिया है और फिर भी आप मुझसे वॉशरूम जाने का रास्ते पूछ रहे हैं। मालती ने जैसे ही वॉशरूम वाली बात करी राज झट से अपने चारों तरफ मुड़कर देखने लगा और जैसे ही उसकी नजर पीछे वॉशरूम पर पड़ी वो एकदम खुद में धीरे से बड़बड़ाते हुए बोला, धत तेरी, मैं खुद इसे अपने पर हंसने का मौका दे दिया, अब तो वो हमेशा ये बात बोल मुझ पर हंसेगी कि मैं आंखों के सामने वॉशरूम होते हुए भी वहां जाने का रास्ता पूछे जा रहा था। अच्छा अब मैं चलती हूँ। राज को मुस्कुराते हुए ही ये बोल मालती वहां से चली गई। नीचे हॉल में मालती अपने साड़ी का पल्लू पकड़े सीढ़ियों से नीचे चलकर आ गई और विश्वनाथ जी जहां बैठे थे उनके सोफे के पीछे जाकर खड़ी हो गई और सबकी बात सुनने लगी। तभी अंकित मालती को देखते हुए बोला, छुटकी अब तू हमारे साथ बस 2 दिनों के लिए ही है, तेरी शादी का डेट फाइनल हो गया है, 2 दिन बाद की मुहूर्त निकली है। क्या इतनी जल्दी। जैसे ही मालती ने 2 दिन बाद शादी है उसकी ये बात सुनी उसके मुंह से अनायास ही ये बात निकल पड़ी, हाँ वो चाहती तो थी कि वो जल्दी से इस घर से चली जाए ताकि उसकी वजह से उसकी भाभी की जिंदगी में तकलीफ ना हो। क्योंकि उसे लगता था शायद उसके वजह से ही भाई भाभी पर ध्यान नहीं देते हैं, पर जब ये बात होने वाली थी तो वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी और इसी वजह से वो ऐसा बोल गई।
लेकिन उसके इस बात को सुन वहां पर मौजूद सभी लोग थोड़ा हैरान हो खड़े हो गए और विश्वनाथ जी मालती के पास जा उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोले, क्या बात है मालती बिटिया, आप इस शादी से खुश तो हैं ना, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आप हमारी खुशी के लिए सिर्फ ये शादी करें। विश्वनाथ जी ने जब मालती से ये बात पूछे तो वो अपने आप को शांत करते हुए बोली, नहीं पापा, ऐसी कोई भी बात नहीं है, बल्कि समीर जी मुझे भी पसंद है। मैं तो बस इसीलिए ये बोल गई क्योंकि अचानक से 2 दिन, मतलब मैं आप सबके पास सिर्फ 2 दिन ही रहूंगी, ये बात सोचकर बहुत तकलीफ हो रही है मुझे। मालती जब ये बोल रही थी कि उसे भी समीर पसंद है तो उस वक्त समीर के चेहरे की चमक और ज्यादा बढ़ गई और उसके ना चाहने के बावजूद भी खिल रहे होठों की हंसी भी। ये सब राज देख उसका थोड़ा मजाक उड़ाते हुए बोला, भाई थोड़ा कंट्रोल कर लीजिए ये हंसी, अब 2 दिन बाद वो आपकी ही होने वाली है तो फिर इतनी बेसब्र क्यों हुए जा रहे हो? लगता है आपसे ये 2 दिन भी नहीं रहा जा रहा है क्यों? तू अभी नहीं समझेगा छोटे, जिस दिन तुझे कोई लड़की पसंद आ जाएगी ना और जब तेरा दिल कहेगा कि वो वही लड़की है जिसके लिए तू बना है, उस दिन तुझे पता चलेगा कि उससे पल भर के लिए भी दूर रहना कितना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। समीर की इतनी लंबी चौड़ी बात राज के जरा भी पल्ले नहीं पड़ी और वो बात को इग्नोर कर देता है। तभी सानिया जी सभी से कहती है, अच्छा भाई साहब, तब हम लोग अब निकलते हैं, अब तो सीधे मुलाकात होगी हमारे बच्चों के वेडिंग साइट पर ही, क्यों? अब आप हमें भाई साहब नहीं समधन जी बल्कि समधी साहब बुलाइए, आखिर हमारे बच्चों का रिश्ता पक्का जो हो गया। ये बात एकदम खुशी से विश्वनाथ जी बोले और फिर राजीव जी के पास जा उनके गले भी मिले, सभी ने एक दूसरे का मुंह भी मीठा किया। समीर और मालती की नजरें बस छुप छुप कर एक दूसरे को ही देखे जा रही थी और ये बात राज अच्छी तरह देख पा रहा था, लेकिन उसे ये सब एकदम बोरिंग लग रहा था, वो तो बस अपने भाई के लिए ये सब कर रहा था। अगली सुबह अंकित ने पूरे शादी की जिम्मेदारी खुद ही उठा रखी थी ताकि कोई भी कमी ना रह जाए उसके छुटकी के शादी में। एकदम एक पैरों पर वो इधर से उधर दौड़ दौड़ कर सारे काम देख रहा था, क्योंकि आज हल्दी और मेहंदी की रस्म होनी थी, इसीलिए पूरे घर को हरे और पीले रंगों के फूलों से सजाया गया था। अंकित को इतना काम करते देख रानी किचन में जा उसके लिए एक गिलास नींबू पानी बना बाहर ले आती है और उसके पास जा बोलती है, अंकित ये लो, तुम सुबह से बहुत ज्यादा भाग दौड़ कर रहे हो, ये नींबू पानी है, इसे पी लो, शरीर को एनर्जी मिलेगा। आज से पहले अंकित ने कभी भी रानी को इस तरह से खुद का ध्यान रखते शायद नहीं देखा था, इसीलिए वो बहुत हैरान था और उससे उसकी ये सेवा बर्दाश्त नहीं हुई, इसीलिए वो सीधे और एकदम कटु शब्द कहते हुए रानी से बोल पड़ा, अब कौन सा नया ड्रामा है ये तुम्हारा? मतलब कल तक जो सिर्फ जहर उगलती थी 1-2 दिनों से एकदम अच्छाई का चोला पहना हुआ है, कल तुमने छुटकी को साड़ी पहनाई और आज मेरी इतनी फिक्र। आखिर सोच क्या रही हो तुम? अगर मेरी बहन की शादी में तुम्हारी वजह से कोई भी प्रॉब्लम हुई ना तो इस बार मैं खुद ही तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ आऊंगा, समझी? अंकित इतना ज्यादा रूड हो बोला कि रानी को बहुत बुरा लगा और वो नींबू पानी का ग्लास को वहीं एक टेबल पर रखते हुए गुस्से से बोली, अगर किसी का दिमाग ही बस एक ही बात पर अटक गया हो तो उसका कोई इलाज नहीं है, और हाँ, मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा है। वैसे मैं एक बात तुम्हें अच्छे से बता देना चाहती हूँ कि मुझे कोई तकलीफ नहीं है मालती की इतने बड़े घर में हो रही शादी से। अरे उल्टा मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ कि अब वो इस घर से चली जाएगी, फिर कम से कम तुम लोगों को मैं दिखूंगी तो, और हाँ, ये सब मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही हूँ, अब मैं खुश हूँ तो मैं सोच के आई थी अब सबसे अच्छे से बर्ताव करूंगी। पर शायद तुम हो ही नहीं अच्छे से बात करने के लायक। रानी भी खूब खरी खोटी सुना वहां से वापस मटकते हुए अपने कमरे के तरफ चली गई, तभी अभी तक जो दूर खरी मालती उन दोनों की बहस सुन रही थी, भाभी के जाते ही दौड़ अंकित के पास आ बोली, क्या भाई, आपने भाभी को बेकार में उल्टा सीधा क्यों बोला? उन्होंने कितने प्यार से आपके लिए ये नींबू पानी बनाया था और फिर उनकी गलती क्या है जो आप उनसे इस तरह बात करते हैं? मालती की एकदम इनोसेंट वाली बात सुन अंकित उसके सर पर अपना हाथ प्यार से फेरते हुए बोलता है, कितनी मासूम है मेरी छुटकी, रानी तुम्हारे साथ कितना बुरा बर्ताव करती है ये हम सब में से किसी से भी नहीं छुपा है, पर तुम्हें अभी भी उसमें अच्छाई दिखाई देती है, पर वो तुम्हारे रेस्पेक्ट को डिजर्व ही नहीं करती है मालती। प्लीज भाई, पहले बात कुछ और थी, पर अब आप भी देख रहे हैं ना कि रानी भाभी खुद को धीरे धीरे बदलने की कोशिश कर रही है। अब जब वो इतना कर रही है तो आप उनका साथ देने की बजाय उल्टा उन्हें और मजबूर कर देते हैं गुस्सा करने के लिए। प्लीज छुटकी, तू ये सब बातें करना अभी छोड़ और अपनी शादी पर ध्यान दे। अच्छा तू जा अपने कमरे में, मैं जरा कुछ काम बचा हुआ है उसे निपटा लेता हूँ।
अंकित बात को टाल वहां से जाने लगता है। तभी मालती अंकित का हाथ पकड़ते हुए उसे अपने सर पर रख बोलती है, भाई आपको मेरे सर की कसम है, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी। उद्धरण चिन्ह। छुटकी, ये क्या कर रही हो तुम? ये जिद किस बात की है? मैं कुछ नहीं जानती हूँ भाई, आपको मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि मेरे जाने के बाद आप अपने और भाभी के रिश्ते को एक मौका जरूर देंगे। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन अब आपको भी उनके कोशिश को समझना होगा। प्लीज भाई बोलिए, क्या आप मुझसे प्रॉमिस करेंगे? मालती की बात सुन अंकित उसके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ये रानी को वापस से एक मौका दूंगा, पर अगर इस बार उसकी वजह से मेरे परिवार को जरा सी भी तकलीफ हुई तो छुटकी मैं उसे कभी भी माफ नहीं करूंगा। थैंक यू सो मच भाई, मुझे पक्का पता है कि इस बार भाभी आपको कोई भी मौका नहीं देगी कुछ बोलने की, आप देख लेना। इतना बोलते बोलते मालती अंकित के सीने से लग जाती है। इधर राजीव और सानिया जिस होटल में ठहरे थे वहीं पर उन्होंने एक छोटे से मेहंदी और हल्दी सेरेमनी का फंक्शन रखा था। वहां पर मौजूद सभी गेस्ट को उन्होंने इस फंक्शन में इनवाइट किया था। ठाकुर हवेली। अंकित मालती की बात मान वहां से अपने काम देखने चला जाता है और मालती भी मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली जाती है हल्दी के लिए रेडी होने। बरेली शहर। होटल। सानिया ने अपने बेटे समीर की हल्दी होटल में ही बहुत धूमधाम से मना रही थी और उनके सभी रिश्तेदार भी आ गए थे। राज कुछ काम से होटल से बाहर जा रहा था, जब उस पर सानिया जी की नजर पड़ी तो वो उसे आवाज देते हुए बोली, राज बेटा एक मिनट रुक तो। मॉम की आवाज सुनते ही राज उनके तरफ देखते हुए बोला, ये क्या है मॉम? मैंने आपको कितनी बार बोला है कि जब भी मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ तो इस तरह से आप मुझे रोका ना कीजिए, मेरा काम नहीं बनता है, जिस काम के लिए भी जाता हूँ वो। राज ये बात थोड़ा इरिटेट होते हुए बोला, लेकिन सानिया जी भी उसकी माँ है, वो उसकी बातों को बहुत अच्छी तरीके से जानती है, इसीलिए वो एकदम शान से उसके कान को अपने हाथों से मरोड़ते हुए बोलती है, अच्छा बेटा, मैं तुम्हें टोक देती हूँ तो तुम्हारा काम नहीं होता है। जरा मैं भी तो जानूं, मेरे नवाबजादे का कौन सा बिजनेस डील नहीं हो पाता है, दिन भर तो तू बस हमेशा बस लफंगों के तरह इधर से उधर घूमता रहता है और उसमें भी तुम्हें मेरी टोक लग जाती है। सानिया जी ये सब राज के कान को पकड़े हुए ही बोलती है, जिससे राज अपने कान को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहता है, प्लीज मॉम अब मैं बड़ा हो गया हूँ, आप हमेशा मेरा कान क्यों पकड़ लेती है, छोड़ो मेरा कान दर्द हो रहा है। हाँ हाँ छोड़ दूंगी बेटा, वैसे भी अब तो तू सच में बड़ा हो गया है, इसीलिए तो तुझे किसी की भी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता है। खैर इस वक्त मैं तुमसे बहस नहीं करने आई हूँ, बल्कि ये बताने के लिए आई हूँ कि अभी तुझे ठाकुर हवेली जाना है। जैसे ही ये बात सानिया जी राज से बोलती है, राज एकदम बोल पड़ता है, क्या? मेरे पास टाइम नहीं है मॉम, मैं नहीं जाने वाला हूँ, आप किसी और को भेजे दो, और वैसे आपको क्या काम आ गया जो आप मुझे वहां भेजने लगी? राज ने जब उनसे जाने की वजह पूछी तो सानिया जी उसे बताती है, आज समीर की उतरी हल्दी ही तुम्हारे होने वाली भाभी को लगेगी, और जब तक हल्दी यहाँ से जाएगी नहीं तो उसे लगेगी कैसे? हाँ तो मॉम इसमें मुझे ही आप क्यों भेज रही हो, ये तो कोई भी कर देगा, आप पापा से बोल दो वो पहुंचा देंगे। मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। ये बोल राज जाने के लिए जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाया, झट से सानिया जी तेजी में चल उसके सामने आकर खड़ी हो गई और अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए बोली, देख राज, हल्दी लेकर तो तुझे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि तेरे पापा दूसरे कामों में बिजी है, अब तू तो उनकी किसी काम में हेल्प करने से रहा, और समीर की शादी है तो मैं उसे तो हल्दी लेकर नहीं ना भेज सकती हूँ, इसीलिए अब तुझे जाना पड़ेगा, तो चुपचाप ये भीन भिनाना बंद कर दे और ये ले हल्दी की कटोरी और जाकर दे आ समधी जी के घर। सानिया जी वो हल्दी का कटोरी उसे थमाते हुए दूसरे काम करने चली गई और राज बस खुद में गुस्सा ही करता रह गया और फिर वो कटोरी ले हवेली जाने के लिए निकल गया। समीर अपने कमरे में बैठे कोई इम्पोर्टेंट क्लाइंट के साथ कितने टाइम से लैपटॉप पर डील कर रहा था, शायद उसके काम अभी तक पूरे नहीं हुए थे और उस पर वो क्लाइंट प्रेशर बना रहे थे कि उन्हें अपना काम आज शाम तक कंप्लीट चाहिए, जिस पर समीर उन्हें समझाते हुए बोला, देखिए मिस्टर रॉकी, मैं समझ सकता हूँ कि आपके लिए ये काम बहुत मायने रखती है, पर आप भी जानते हैं कि आप जो बोल रहे हैं वो इस वक्त हो पाना पॉसिबल नहीं है। अरे आज मेरी हल्दी और मेहंदी है और कल शादी, इस बीच मैं आपके काम को कैसे कंप्लीट कर सकता हूँ, इसमें अभी बहुत ज्यादा काम बाकी बचे हुए हैं और हमारी डील हुई थी इस काम को इस महीने के अंतिम तक पूरा करने की, तो फिर आज इस तरह मुझ पर प्रेशर नहीं बना सकते हैं।
देखो मिस्टर समीर बाबू, तुम शायद अभी तक मुझे अच्छी तरीके से जानते नहीं हो। अगर मैं अपनी पर उतर गया ना तो फिर तुम्हारे लिए और तुम्हारे परिवार वालों के लिए ही बुरा होगा। तुमने अगर मेरा कहा नहीं माना तो समझ जाओ, जो इतने दिनों से तुम्हारी सारी राज को मैं सबसे छिपाता आया हूँ ना, उसे मुझे सबके बीच में लाने में जरा सा भी वक्त नहीं लगेगा। फिर मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हें आगाह नहीं किया था। रॉकी की बात सुनते ही समीर के पूरे चेहरे पर एकाएक पसीने आ गए और वो अपने शर्ट के बाजू से अपने माथे के पसीने को पोंछते हुए घबराते हुए आवाज में बोला, नहीं नहीं मिस्टर रॉकी, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। और रही आपके काम पूरी होने की बात, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि कल भले ही मेरी शादी है पर मैं आपके काम को पूरा कर दूंगा। फिर चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े, पर आप भी मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि मेरी राज आप कभी किसी को भी नहीं बताएंगे। जब तक तुम मेरी कहीं बातें मानते रहोगे और मेरा काम करते रहोगे तब तक मैं तुम्हारे राज को राज ही रखूंगा, पर जिस दिन तुमने मेरी बातों को अनसुना कर दिया उस दिन ये राज सबके सामने आ जाएगा, और सबसे पहले तुम्हारे घर वालों के सामने। समझे तुम? रॉकी इतना बोल कॉल कट कर देता है और समीर उसकी बातों से कुछ ज्यादा ही घबरा जाता है। अभी वो सोच ही रहा होता है कि वो क्या करे और क्या नहीं कि तभी सानिया जी समीर के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही परेशानी को देख उसके पास आते हुए बोली, क्या हुआ समीर बेटा, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो, कोई बात है क्या? सानिया जी की अचानक आवाज सुन समीर एकदम हड़बड़ाकर उनकी तरफ देखने लगा और मन ही मन डरते हुए बोला, मॉम, कहीं मॉम ने तो मेरी बात नहीं सुन ली। ओ गॉड, फिर बातों को बदलते हुए बोला, कुछ भी तो नहीं मॉम, वो मैं बस जरा थक गया था, इसी वजह से शायद चेहरे पर वो दिख रही होगी। खैर आप वो सब छोड़िए और ये बताए कि आप यहाँ आई थी, कोई बात था क्या? हाँ समीर बेटा, वो दरअसल तुम्हारी उतरी हल्दी हमने राज के हाथों मालती के घर भेज दिया है और अब कुछ देर में मेहंदी की रस्म होनी है, तो तुम कुछ देर आराम कर लो, फिर ये वाली कुर्ते पहन बाहर आ जाना। सानिया जी ये बोलते बोलते अपने साथ लाए हरे रंग की कुर्ते को समीर को देते हुए बोली। ये बात सुन समीर बोला, ओके मॉम, मैं पहन लूंगा। वैसे अभी कुछ टाइम है ना इन रस्मों में, तब तक मैं आराम कर लेता हूँ, पता नहीं बहुत थका सा फील हो रहा है। ठीक है बेटा, तुम आराम कर लो, लेकिन समय से बाहर आ जाना। सानिया जी के जाते ही समीर कमरे के दरवाजे को झट से बंद कर वो कुर्ते को बेड पर फेंकते हुए खुद में बड़बड़ाते हुए कहता है, मैं क्या करूं? मैं तो बिल्कुल बुरी तरह से फंस गया हूँ। अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो मेरे परिवार वालों के सामने उस रात का सच आ जाएगा और पूरे बाहर वालों के भी सामने मेरे परिवार वालों की बेइज्जती हो जाएगी। पर मैं करूँ तो करूँ क्या? कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे मैं दोनों संभाल लूं, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। मैं अपने पापा के नाम को मेरी वजह से मिट्टी में नहीं मिलने दे सकता हूँ। ठाकुर हवेली। राज एकदम गुस्से में अपने हाथ में वो हल्दी वाली कटोरी लिए तेजी में चले आ रहा था और खुद में बोले भी जा रहा था, मॉम भी ना हर वक्त बस मेरे पीछे ही पड़ी रहती है। मुझे शनि से मिलने जाना था और मॉम को तो ये काम मुझसे ही करवानी थी। अब जल्दी से किसी के हाथों में ये कटोरी थमा यहाँ से निकल जाऊंगा, फिर शनि से मिलने चला जाऊंगा। राज ये बोलते बोलते चले आ रहा था और सामने से मालती भी अपने दुपट्टे को संभालते हुए आगे बढ़ी जा रही थी और शायद उसके आंखों में कुछ चला गया जिस वजह से वो अपनी आंखों को मले भी जा रही थी, इसीलिए उसे राज आते हुए दिखाई नहीं दिया। दोनों अपने अपने में उलझे हुए एकदम एक दूसरे की ओर बढ़े जा रहे थे और जैसे ही वो दोनों एकदम करीब पहुंचे मालती राज से जोर से टकरा जाती है, जिस वजह से राज के हाथों में जो हल्दी की कटोरी थी वो उससे छूट एकदम से उछल जाती है और मालती राज के ऊपर गिर जाती है। कुछ ही सेकंड बाद वो कटोरी की सारी हल्दी राज और मालती दोनों के ऊपर गिर जाती है। कटोरी के गिरने की आवाज सुनते ही सारे घर वाले एकदम हॉल में दौड़ते हुए आ जाते हैं और जब वो हॉल में पहुंचते हैं तो राज और मालती के ऊपर गिरे हल्दी देखकर एकदम हैरान हो जाते हैं। कलावती और अमरनाथ ये दृश्य देखकर एकदम खुश हो जाते हैं और कलवाती विश्वनाथ जी को ताने कसती हुई कहती है, कितनी अजीब बात है ना भाई साहब, हमारी मालती बेटी की शादी समीर बाबू से हो रही है, पर यहाँ देखो हमारी बच्ची पर हल्दी का रंग तो किसी और के ही साथ चढ़ा हुआ है। क्यों अंकित बेटा? कलवाती की तीखी बातें जैसे ही मालती सुनती है वो झट से राज के ऊपर से संभलते हुए खड़ी हो जाती है और उसे बार बार सॉरी बोलने लगती है। अपने पूरे कपड़े पर हल्दी गिरे देख राज इरिटेट होते हुए बोला, तुम्हें दिखाई नहीं देता है क्या? मेरा सारा कपड़ा खराब कर दी और ऊपर से हल्दी भी गिरा दी। अब जब मॉम को ये बात पता चलेगी तो वो सारा इल्जाम मुझ पर ही लगाएंगी और बेकार में डांटेंगी। राज को इतने गुस्से में देख अंकित उसके पास आते हुए कहता है, देखिए मिस्टर राज, आप हमारी बहन के साथ इस तरह बात नहीं कर सकते हैं।
हाँ, उससे गलती हो गई पर उसने जानबूझकर तो नहीं किया है ना। और रही आपके कपड़े गंदे होने की बात, तो आप वॉशरूम में जाकर इसे साफ कर लीजिए। अंकित ने राज को वॉशरूम जाकर अपने कपड़े पर गिरे हल्दी को साफ करने के लिए कहा, पर राज गुस्से में उन लोगों को बिना कुछ बोले बस वहां से तनतनाते हुए वहां से उल्टे पैर चला गया। उसके ऐसे चले जाने से मालती के चेहरे पर एक परेशानी सी आ गई और वो अंकित से बोली, भाई आपको उन्हें इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था, लगता है शायद उन्हें आपकी बात बुरी लग गई। अरे छुटकी, इसमें बुरा मानने वाली बात कौन सी थी? और तू जानती है कि मैं तुम्हारी इंसल्ट बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ, तो फिर वो तुम्हारे साथ इस तरह से कैसे बात कर सकता था? और बुरा लगा तो लगा, मैं बाद में उससे बात कर उसे समझा दूंगा। तुम ये सारी बातें छोड़ो और अपने इस प्यारे से चेहरे पर चलो, जल्दी से स्माइल ले आओ। अंकित ये बोल मालती को अपने गले से लगा लेता है। इधर समीर अपने कमरे का दरवाजा बंद कर अपने बेड पर दो तकिए को लंबा लिटा उसके ऊपर पूरे चादर उड़ा दिया, जिससे उसे बाहर से देखने पर ऐसा लगे कि वो सोया हुआ है, और खुद कमरे के खिड़की के रास्ते बाहर चला गया। अगली सुबह, शादी वाला दिन। ठाकुर हवेली में पूरे जोरों शोरों से शादी की तैयारी चल रही थी। सभी मेहमान भी विश्वनाथ जी के कामों में हाथ बटा रहे थे और गप्पे भी किए जा रहे थे। पूरे घर में एक उत्सव सा माहौल बन गया था। ये सब मालती को बहुत खुशी दे रही थी। रानी भी पूरी खुशी से उसके शादी की तैयारी कर रही थी। मालती का कमरा। मालती अपने कमरे में बेड के सहारे जमीन पर बैठी अपने दोनों पैरों को एकदम सिकुड़ हाथों से पकड़ सिसक सिसक कर रोए जा रही थी, और वहीं टेबल पर रखे अपनी माँ की फोटो को देख उनसे बात भी कर रही थी। देखो माँ, आज इस घर में कितनी ज्यादा खुशी है। आज से पहले इस घर में सिर्फ पापा और भाई मुझे प्यार करते थे, पर आज मेरी शादी में सभी मिलकर काम कर रहे हैं। भले ही मुझे इस बात का कितना ही तकलीफ क्यों ना हो कि अब मैं इस घर से चली जाऊंगी, पर जाते जाते कम से कम इस बात की तो मुझे तसल्ली रहेगी कि अब इस घर को भाभी संभाल लेगी। उन्हें मुझसे बस यही शिकायत थी ना कि मैं इस घर में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बनी हुई हूँ। अब तो उनकी ये शिकायत आज दूर होने वाली है। मालती अपने दुख को अपनी माँ के सामने बता रही थी, तभी दरवाजा पर कोई खटखटाते हुए बोली, होटल। राज गुस्से में तेजी से समीर के कमरे के तरफ चले जा रहा था, तभी जब उसने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद पाया तो थोड़ा चिढ़ते हुए खुद में बोला, भाई ने दरवाजे को अंदर से क्यों बंद करके रखा है? लगता है वो उस मालती हम उसी से वीडियो कॉल पर लगे होंगे, तभी इस तरह से दरवाजा को बंद कर दिया है। ये लड़की भी ना हर वक्त किसी ना किसी तरीके से मुझे परेशान ही कर देती है। मैंने सोचा था मुझे क्या भाई को शादी करनी है, उनकी पसंद है, पर ये तो मुझे ही ज्यादा इरिटेट कर रही है। पता नहीं मैं उसके साथ एक घर में कैसे रह पाऊंगा। कहने को तो भाभी होगी, पर फिर भी मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अब कहाँ जाओ ये कपड़े चेंज करने? ये बोल राज गुस्से में वहां से सानिया जी के कमरे में चला गया। सानिया जी अपने कमरे में मालती को देने के लिए खानदानी हार निकाल रही थी। अचानक से राज को उस हालत में देख वो हार को बेड पर रख जल्दी से उसके पास आते हुए हैरानी से पूछी, अरे राज बेटा, मैंने तुझे हल्दी मालती के घर पहुंचाने के लिए दिया था, पर तुझे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तूने हल्दी से होली ही खेल ली। प्लीज मॉम, इस वक्त वैसे ही मेरा मूड काफी खराब हुआ पड़ा है, और आप मुझसे सवाल जवाब करके और ज्यादा मुझे परेशान मत कीजिए। भाई ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करके रखा हुआ है, इसीलिए मैं आपके कमरे का वॉशरूम यूज कर लेता हूँ। राज बस इतना बोल जल्दी से वॉशरूम चला जाता है, और सानिया जी बस उसे सनसनी भरी निगाहों से देखती ही रह जाती है और खुद में बोलती है, पता नहीं इस लड़के को कब क्या होता है। इसे तो समझना मेरे बस की बात नहीं है। कोई भी काम हो, इसका नाक हमेशा गुस्से से फुला ही रहता है। शाम का समय। सानिया जी एकदम शादी के लिए पटियाला सूट और हैवी ज्वेलरी पहन रेडी हो चुकी थी। तभी राजीव जी कमरे में आ जाते हैं। उसने भी एक बड़ी ही चमचमाती हुई सी क्रीम रंग की शेरवानी पहने हुए थे, लेकिन जब वो अपनी पत्नी को देखते हैं तो जरा प्यार से उनके तारीफ करते हुए कहते हैं, अरे वाह मिसेस खुराना, आज तो आप क्या कहर ढा रही है। लगता है आज कई लोगों का जान लेकर ही मानेंगी। क्यों, आज बड़े रोमांटिक हो रहे हैं जी, क्या बात है? वैसे मैं आपको याद दिला दूं, आज हमारे बेटे की शादी है, हमारी नहीं। ये बात सानिया जी भी बड़े ही प्यार भरे अंदाज में राजीव जी के गले में हाथ डालते हुए बोली, जिसे सुनकर राजीव और सानिया दोनों ही हंस दिए। तभी सानिया जी बोलती है, अच्छा सुनिए जी, मैं समीर को देखकर आती हूँ कि वो तैयार हुआ है या नहीं। कल से ही वो कुछ सुस्त सुस्त सा लग रहा है मुझे। मैंने उसे कई बार पूछा भी है, पर वो कहता है बस मॉम थोड़ी थकावट है और कुछ नहीं। कल से वो आराम ही कर रहा है, हल्दी में भी बस 5 मिनट के लिए आया था।
हाँ सानिया जी, मैंने भी नोटिस तो किया था कल, पर आज जब वो अपनी होने वाली दुल्हन को देखेगा ना तो उसकी सारी थकावट खत्म हो जाएगी। सच में मालती बेटी बहुत ही सुशील और समझदार लड़की है, वो हमारे बेटे की जिंदगी को खुशियों से भर देगी। हाँ जी, ये बात तो बिल्कुल सही बोली है आपने। अच्छा, आप तब तक बाहर सारा कुछ देख लीजिए कि बाराती निकलने की सारी व्यवस्था हो गया है ना, तब तक मैं समीर को लेकर आती हूँ। सानिया जी इतना बोल समीर के कमरे के तरफ चल दी। ठाकुर हवेली। पूरे हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था और हवेली के आंगन में एक बहुत ही प्यारा सा मंडप बनाया गया था, जिसकी सजावट सिर्फ गुलाब के फूलों से ही की गई थी। इसके दो वजह थी। एक तो ये कि मालती को लाल गुलाब बहुत ज्यादा ही पसंद थे और दूसरी कि ये प्यार का प्रतीक भी माना जाता है और आज मालती की जिंदगी में उसका प्यार शामिल होने वाला था। इसीलिए सभी ने शादी में लाल कलर के कपड़े पहनने के थीम भी रखे थे। जिधर भी नजर पड़ती सभी लाल ही कपड़े में नजर आते। मालती का कमरा। जब मालती ने अपने दरवाजे पर किसी को पाया तो झट से जमीन पर से उठ अपने आंखों के आंसू को अपने दोनों हाथों से पोंछ दौड़ती हुई दरवाजा खोलने चली गई, और जैसे ही दरवाजा खोली समाने खड़ी रानी को देख थोड़ी हैरानी से बोली, भाभी आप। रानी ने जब मालती के चेहरे को देखा तो वो उससे एक ही बार में बोल पड़ी, मालती तुम कमरे में बैठकर रो रही थी क्या? जब ये बात मालती ने सुनी तो वो थोड़ा हड़बड़ा गई और वो मन ही मन बोली, भाभी को कैसे पता चल गया कि मैं रो रही थी? नहीं नहीं, मैं अपने वजह से सबके चेहरे को सेव नहीं कर सकती हूँ। इतना सोच वापस से अपने चेहरे पर एक झूठी स्माइल लाते हुए जवाब दे बोली, नहीं भाभी, मैं भला क्यों रोने लगी? वैसे भी मेरी शादी हो रही है, ये तो खुशी की बात है ना कि मेरे जैसे बदसूरत लड़की के जीवन में भी ये पल आई है। वो शायद मैंने अभी अभी चेहरा साफ किया है ना, तो आपको इसीलिए मेरा चेहरा उदास लग रहा होगा। हाँ वो तो है। खैर तू ये सब अभी छोड़, अब कुछ देर में बारात द्वार लगने वाली है और अभी तक दुल्हन ही रेडी नहीं हुई है। पापा जी ने ये जिम्मेदारी मुझे दी है, इसीलिए चलो मैं तुम्हें झट से तैयार कर देती हूँ। वैसे भी मैंने पार्लर का कोर्स किया है तो मैं तुम्हें आज एकदम खूबसूरत बना दूंगी, जिससे तुम खुद को भी नहीं पहचान पाओगी। वैसे मालती जैसी थी उसे खुद से वैसे में ही बहुत ज्यादा प्यार था, पर चूंकि आज शादी थी तो इसीलिए वो रानी को अपना मेकअप करने से मना नहीं की और चुपचाप उनके बातों पर मुस्कुरा दी। होटल। समीर का कमरा। जब सानिया जी समीर के कमरे के बाहर पहुंची तो अभी तक दरवाजा को अंदर से बंद देख वो थोड़ा सोचते हुए बोली, आखिर में समीर की तबीयत इतनी भी क्या खराब हो गई है जो वो कल से हर वक्त बस सोया ही रहता है, और अभी भी अब जब बारात निकलने वाली है उसने कमरे को अंदर से बंद करके रखा हुआ है। मैं अभी खुलवाती हूँ दरवाजा। सानिया जी इतना बोल जल्दी से कमरे के दरवाजे को पीटते हुए आवाज देते हुए बोली, समीर बेटा तू तैयार हुआ कि नहीं? बारात बाहर तैयार है जाने के लिए, अब तू भी जल्दी से कमरे से बाहर निकल। अच्छा पहले तू ये दरवाजे को खोल। सानिया जी के समीर को आवाज देने पर जब अंदर से कोई भी जवाब उसे नहीं मिलता है तो वो वापस से अपने बात को दोहराती है, पर अभी भी उसे कोई जवाब नहीं मिलता है। जब सानिया जी ने नोटिस किया कि उसके बार बार समीर को आवाज देने पर वो अंदर से कुछ भी जवाब नहीं दे रहा है, तब वो थोड़ा घबरा गई और अपने छाती पर हाथ रखते हुए घबराहट भरे आवाज में खुद में बोलती है, हे भगवान, कहीं मेरे बेटे को कुछ हो तो नहीं गया? नहीं नहीं, ये सब मैं क्या सोच रही हूँ? पर कल से समीर बार बार बोल रहा था कि उसकी तबीयत सही नहीं लग रही है। राजीव जी जल्दी यहाँ पर आइए, देखिए ना समीर दरवाजा नहीं खोल रहा है। राजीव जी। सानिया जी एकदम चिल्लाकर बोली। उसकी आवाज सुनते ही राज और राजीव जो अभी बाहर एकदम खुशी से सारा इंतजाम देख रहे थे दौड़ते हुए सानिया के पास जा पहुंचे और दोनों एक साथ बोल पड़े, क्या हुआ? आप इस तरह से क्यों चिल्ला रही थी? राज तू देखना समीर कब से दरवाजा नहीं खोल रहा है, मैंने उसे कितनी बार आवाज भी दी पर अंदर से कोई जवाब भी नहीं आ रहा है और ना ही कोई हलचल सुनाई दे रही है। कहीं मेरे बच्चे को कहीं कुछ। ये कैसी बात कर रही है आप सानिया जी? शुभ शुभ बोलिए, हमारे बेटे को कुछ भी नहीं हुआ है। राजीव जी ये बात सानिया को थोड़ा समझाते हुए बोले, तभी राज भी अपनी मॉम से बोल पड़ा, हाँ मॉम, भाई को कुछ भी नहीं हुआ है, वो बिल्कुल सही है। अभी कुछ देर पहले ही तो मैं कमरे से निकला था रेडी होकर, तब तक तो भाई एकदम फाइन थे। हो सकता है ना कि वो वॉशरूम में हो इसीलिए आपको जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आप एक मिनट रुकिए, मैं दरवाजा खोलता हुआ बाहर से ही। राज ने जब दरवाजा खोलने की बात कही तो राजीव जी बोल पड़े, पर राज बेटा दरवाजा अंदर से लॉक है तो तुम इसे खोलोगे कैसे? पापा आप बस देखते जाइए, मैं कैसे खोलता हूँ इसे। अरे ये सारे काम करने में तो मुझे मजा आता है, जो आसान नहीं होती है। मॉम मुझे आपके बालों से एक क्लिप चाहिए।
क्या क्लिप? पर राज तू एक क्लिप से दरवाजा को कैसे खोलेगा? सानिया जी को राज की बात उस टाइम थोड़ी बेतुकी लगी, लेकिन राज अपनी मॉम को समझाते हुए बोला, प्लीज मॉम, इस वक्त अगर दरवाजा खोलना है तो आपको मेरी बातों पर यकीन करना होगा। मैं ये दरवाजा खोल सकता हूँ, बस आप एक क्लिप दीजिए जल्दी। सानिया जी, अगर राज बोल रहा है तो आप उसे क्लिप दे दीजिए, हो सकता है उससे खुल जाए। राजीव जी ये बात सानिया को थोड़ा घबराए हुए बोला, जिसके बाद जल्दी से सानिया जी अपने बालों में लगे एक क्लिप को खोल राज के हाथों में दे दी। ठाकुर हवेली। विश्वनाथ जी आज बहुत ज्यादा खुश थे। वो इधर से उधर एक पैर पर दौड़ रहे थे। अपनी बेटी की शादी में कोई कमी ना हो इसी का वो पूरा ध्यान रख रहे थे। इसी बीच वो जब चलते हुए मालती के कमरे को क्रॉस किए तो एकाएक उनके कदम वापस से पीछे चले गए और 2 कदम पीछे जाने के बाद वो एकदम से रुक गए और बस अपनी बेटी को लाल जोरों में बने दुल्हन देख उसे निहारते ही रह गए। अपनी बेटी मालती को देखते ही उन्हें अपनी पत्नी की याद आ गई। आज उसकी बेटी हूबहू अपनी माँ की तरह ही लग रही थी, इसीलिए विश्वनाथ जी के आंखों में आंसू भर गए। अभी वो मालती को देख ही रहे थे कि तभी अचानक से मालती की नजर उनके ऊपर जाती है और उन्हें इस तरह से दरवाजे पर से खुद को निहारते हुए देख मालती मुस्कुराती हुई बोलती है, पापा आप मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं? आइए ना अंदर, वहां पर क्यों खड़े हैं? मालती की बात सुन विश्वनाथ जी कमरे के अंदर मालती के पास जा उसके गाल पर अपना प्यार भरा हाथ रख बोले, आज मेरी बेटी बिल्कुल अपनी माँ की तरह ही दिख रही है। आप जानती है जब आपकी माँ भी तैयार होती थी तो बिल्कुल आपके जैसे ही लगती थी, बस आज आपको देखकर उनकी याद आ गई। मालती जब अपने पापा की बात सुनती है तो उसके आंखों में भी आंसू आ जाती है और वो इमोशनल हो अपने पापा के सीने से एकदम लिप्ट रोने लगती है, जिसे देख उसके पापा कहते हैं, अरे बेटा आप तो रोने लगी, आज तो इतनी बड़ी खुशी का दिन है और अगर आप इस तरह से रोएंगी तो हमें भी रोना आ जाएगा और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं आपको रोकर इस घर से विदा करूँ। होटल। राज कुछ देर के कोशिश के बाद फाइनली वो दरवाजा खोल ही लेता है और जैसे ही दरवाजा खुलता है एकाएक तीनों दौड़कर कमरे के अंदर जा घुसते हैं और सब बार बार समीर को आवाज लगाने लगते हैं। राज बाथरूम में चेक करते हुए बोलता है, हेलो भाई, आप बाथरूम के अंदर हो क्या? राज जैसे ही बाथरूम के पास जा ऐसा बोला तभी उसकी नजर बाथरूम के कुंडी पर पड़ती है और कुंडी को बाहर से खुले देख हैरान हो जाता है और खुद में बोलता है, ये कुंडी तो बाहर से खुली हुई है, इसका मतलब है कि भाई बाथरूम के अंदर भी नहीं है, इसका मतलब कि भाई इस कमरे में है ही नहीं। मॉम मॉम पापा, भाई तो बाथरूम में भी नहीं है। राज थोड़ा परेशान होते हुए बोला। उसकी बात सुन सानिया जी अपने हाथ से माथे को पकड़ लेती है और कहती है, वहां पर सभी बाराती के आने का इंतजार कर रहे होंगे और यहाँ पर समीर का कुछ अता पता ही नहीं है। अब क्या करेंगे हम राजीव जी? कहीं समीर इस शादी से पीछे तो नहीं हट गया? नहीं नहीं सानिया जी, समीर ऐसा नहीं कर सकता है, वो तो कितना समझदार है, फिर वो इस तरह से बारात निकलने से पहले घर से कैसे जा सकता है? राज वो तो तुझे कितना प्यार करता है ना, और वो अपनी हर बात तुमसे शेयर भी करता है, तुझे तो जरूर पता होगा वो कहाँ गया है। ये बात सानिया जी राज से हड़बड़ाते हुए पूछी, जिसे सुनकर राज भी दुखी होते हुए बोला, हाँ मोम, इसी बात का आश्चर्य तो मुझे भी लग रहा है। आखिर में जब भाई मुझे हर बात बताते थे, फिर चाहे वो छोटी बात हो या बड़ी, तो फिर आज भाई इस बारे में मुझे क्यों नहीं कुछ बताए? सानिया जी अपने माथे को बार बार अपने हाथ से पिटे जा रही थी और खुद को कोस भी रही थी कि उसने मालती का हाथ मांगा ही क्यों था विश्वनाथ जी से। अब वो उन्हें क्या मुंह दिखाएगी? उसे इतना गिल्टी फील करते देख राजीव जी उसे अपने गले से लगा लेते हैं और उसे थोड़ा समझाते हुए बोलते हैं, अब इसमें हम कर भी क्या सकते हैं सानिया जी? अगर आप इस तरह बार बार खुद को कोसती रहेंगी तो इससे सिर्फ आपकी तबीयत ही बिगड़ेगी और कुछ नहीं होगा। मुझे हमेशा से लगता था कि हमारा समीर बहुत समझदार और सुलझा हुआ इंसान है, पर आज जो उसने किया है उसके बाद तो हमें भी समझ में नहीं आ रही है कि हम ये बात किस मुंह से विश्वनाथ जी को बताएंगे और क्या कभी वो लोग हमें इसके लिए माफ भी कर पाएंगे या नहीं। राजीव जी की बात सुन सानिया शांत होने की जगह एकदम जोश में उनके सीने से थोड़ा दूर होती हुई अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए बोली, नहीं जी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी जिससे उस बच्ची की जिंदगी खराब हो जाए और आपका सर सबके सामने झुक जाए, फिर भले ही इसके लिए मुझे कुछ भी करना ही क्यों ना पड़े, मैं करने के लिए तैयार हूँ। सानिया जी ये बात बोलते वक्त राज के तरफ एक अलग ही निगाहों से देख रही थी, जैसे मानो वो राज से कुछ कहना चाह रही हो। ठाकुर हवेली। मालती सज सवर कर बिल्कुल तैयार थी और पूरी तैयारी भी हो चुकी थी, अब बस बाराती आने की ही देरी थी। अंकित अभी अपने पापा से बोल ही रहा था कि पापा वो लोग कब तक यहाँ पर पहुँचेंगे कि
तभी उन सब के कानों में ढोल नगाड़े की आवाज सुनाई दे पड़ी, जिससे सभी एकदम से खुशी से चहक उठे और सारी औरतें जल्दी से घर के बाहर आ बारात का डांस देखने लगी। मालती का कमरा। मालती अपने कमरे में लाल जोड़े पहने अकेली बैठी हुई थी, तभी प्रिया वहां पर दौड़कर आते हुए एकदम उसके पास जा बैठी और उसे हल्के से कोहनी मारते हुए मजाकिया अंदाज में बोली, ओए होए मेरी प्यारी मालती जी, आपके होने वाले वो तो एकदम घोड़े पर सवार राजाओं के तरह आ रहे हैं। सच में मालती, समीर बहुत हैंडसम लग रहा है आज, तू तो बहुत छुपी रुस्तम निकली यार, मतलब हमें पता भी नहीं लगने दिया और इसने हैंडसम बंदा भी ढूंढ ली। प्रिया की बात सुनकर मालती के चेहरे शर्म से लाल हुए जा रहे थे और उसके होठों पर एक अलग ही मुस्कान आ गई थी, लेकिन वो अपनी मुस्कान को छिपाते हुए प्रिया को हल्के से मारते हुए बोली, देख प्रिया, अगर तू अब चुप नहीं करेगी तो मैं तुझे यहाँ से निकाल कमरा लगा लूंगी। मालती की बात सुन प्रिया उसे और चिढ़ाने लगी, तभी वहां पर रानी आ जाती है और प्रिया को थोड़ा डांटते हुए कहती है, प्रिया इस तरह से मालती को क्यों परेशान कर रही हो, और अब तुम नीचे जाओ, मैं कुछ देर में मालती को लेकर नीचे आती हूँ। ये बात थोड़ा रूडली तरीके से ही रानी ने प्रिया से कही, जिससे प्रिया के चेहरे पर की सारी हंसी गायब हो गई थी और वो मालती के तरफ बिना कुछ बोले देखने लगी। उसके तरफ देखते ही मालती ने उसे इशारे से अपनी आंखें झपकाते हुए शांत रहने के लिए बोली और फिर रानी से शालीनता के साथ बोली, भाभी आप प्रिया को मेरे पास ही रहने दीजिए ना, वो मुझे परेशान नहीं कर रही थी, बस थोड़ा सा मजाक कर रही थी। मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है और अगर इस वक्त प्रिया मेरे साथ होगी तो मुझे थोड़ा बेहतर फील होगा। अच्छा ठीक है, तुम रखो इसे, तब मैं नीचे जाती हूँ और देखती हूँ कहीं कुछ कमी तो नहीं है ना, और हाँ प्रिया, तुम्हें मैं जब आवाज दूंगी तब मालती को लेकर बाहर आ जाना। और हाँ, तब तक मालती को ज्यादा परेशान मत करना, समझी, क्योंकि अगर वो ज्यादा हिली डुली तो उसके सारे मेकअप बिगड़ जाएंगे। ठीक है भाभी। बस प्रिया इतना ही बोल अपनी नजरें दूसरी तरफ कर लेती है और रानी के जाते ही मालती से बोल पड़ती है, यार ये तुम्हारी भाभी कितनी खड़ूस है, मतलब आज के दिन भी तुम्हें मुस्कुराते हुए नहीं देखना चाहती है ये हम। प्रिया थोड़ा गुस्से में ये बात बोली, तभी मालती उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए उसे समझाकर बोली, ऐसी बात नहीं है प्रिया, भला भाभी ऐसा क्यों चाहेगी। उन्हें मुझसे सिर्फ एक ही शिकायत थी कि मैं इस घर से कब जाऊंगी ताकि वो अपनी जगह बना पाए इस घर में और भाई के दिल में भी। वैसे सही भी तो है ना, मेरे रहते भाई मुझसे ज्यादा उन पर ध्यान नहीं दे सकते हैं, मेरे कितने समझाने के बाद भी भाई नहीं समझ रहे हैं। ऐसे में अगर भाभी की जगह मैं भी होती तो मुझे भी उतना ही बुरा लगता। मालती जब अपनी भाभी के बारे में इतना अच्छी बोली तो उसकी बात सुन प्रिया उससे झट से बोल पड़ती है, हाँ हाँ यार, तू तो रहने ही दे, क्योंकि तेरा दिल इतना साफ है कि तुझे अपने सामने खड़ा हर इंसान सही ही दिखाई देता है, पर मैं जानती हूँ कि तेरी भाभी कितनी सही है। इस वक्त मैं उन्हें लेकर तुझसे बहस करना नहीं चाहती हूँ, तो तू वो सब छोड़ और तैयार हो जा समीर जी की दुल्हन बनने के लिए। नीचे आ गए हैं जीजाजी बाराती लेकर आपको ले जाने। नीचे बाहर दरवाजे पर सभी लोग, स्पेशली विश्वनाथ जी और अंकित अपने परिवार वालों के साथ सबके स्वागत करने के लिए खड़े थे और सभी बाराती एकदम खुशी से नाच गा रहे थे। सेहरे पहने घोड़े पर दूल्हा भी बैठा था और धीरे धीरे सानिया और राजीव जी भी बढ़े चले जा रहे थे। अब क्या होगा जब सेहरे के पीछे के दूल्हे का सच आएगा सबके सामने, या फिर हो जाएगी मालती की शादी इसी धोखे में, ये जानने के लिए आप सभी हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक आप सभी सुनते रहिए हमारे द्वारा लिखी स्टोरी एग्नेफरा।